सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कॉम्प्रिहेंसिवली शुरू से लास्ट तक 1600 से हम स्टार्ट किया है। और हम लोग चल रहे हैं 1598 से चल लो, जब से वास्को डिगामा इंडिया आया। और उसके बाद हम लोग 1947 तक चल रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज टाइमलाइन के हिसाब से हम फॉलो करते हुए, और जो उस टाइमलाइन के अंदर जो चीज़ें हुई वो सारी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर इंट्रोडक्शन में जो है कैसे कैसे डिफरेंट पावर्स इंडिया में आई, कैसे उन्होंने इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री सेटअप की, वो सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने जो है सारी में सब में से जो है आखिरकार जो है विनर निकला ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने फिर इंडिया में कैसे कंसोलिडेट किया, हम वहाँ तक पहुँचे। अब कंसोलिडेशन में हमने पढ़ा कि पहले उन्होंने बंगाल कैसे कॉन्कर किया, फिर बंगाल के बाद वो मैसूर मूव किए, फिर मैसूर कैसे जीता, सीरीज ऑफ वॉर टीपू और हैदर के दौरान, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वॉर। अब हम सीधा आगे तीसरी चीज़ पे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे मराठास के बारे में कि मराठास को कैसे उन्होंने कॉन्कर किया। और सिंध, आज के चैप्टर में हम मराठा और सिंध से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग मराठास पावर में कैसे राइज हुए वो भी तो पढ़ना है ना। देखो, अर्लियर फाउंडेशन मराठास की अगर हम राइज ऑफ पावर पढ़े तो मराठास कहाँ ओरिजिनेट हुए, कहाँ पर सबसे पहले निकले? दक्कन रीजन में। दक्कन रीजन पता है ना, महाराष्ट्र का पार्ट ऑफ तेलंगाना, गुजरात, ये एरिया एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जहाँ लोकल चीफ्स, जो लोकल चीफ जैसे चीफ्टन्स जो शिवाजी हैं, उन्होंने क्या किया, जैसे रंजीत सिंह ने पंजाब में किया, पंजाब में मिसल्स के हिसाब से किया रंजीत सिंह ने, लेकिन यहाँ पे क्या किया वो बाद में आएंगे। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये थे इन्होंने जो मराठा की जो फ्रेगमेंटेड, मतलब बिखरी हुई थी, इधर उधर की सोसाइटी थी ना, जो आपस में जो है डिवाइडेड सोसाइटी थी, उसको एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे, जिसका नाम था स्वराज्य, मतलब सेल्फ रूल, हम खुद अपना जो है अपना चलाएंगे देश, सेल्फ रूल के अंडर शिवाजी महाराज ने जो है इकट्ठा किया। ठीक है, अब शिवाजी का कंटेम्प्रेरी कौन था ये बताना मेरे को, कमेंट सेक्शन में बताना शिवाजी का कंटेम्प्रेरी मुगल एम्परर कौन था। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, लेट्स चलते डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल मुगल अथॉरिटी। जब मुगल अथॉरिटी जो है सेंट्रल अथॉरिटी जब डिक्लाइन हुई, जब स्ट्रॉन्ग जो एम्परर जो थे, जैसे दिल्ली में थे जो औरंगजेब, उसके बाद जो है ना यहाँ रीजनल पावर्स जो थी, मैंने बताया था कैसे जब औरंगजेब की पावर जो है, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तब जो है मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंट स्टेट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में निकली। तो रीजनल पावर्स जो थी वो अपनी जो है अथॉरिटी जो है वो असर्ट करने लगे देमसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। 1630 से 1680 के दौरान देखो मिलिट्री ब्रिलियंस, शिवाजी ने, देखो शिवाजी की सबसे बड़ी जो हथियार था वो थी गोरिल्ला टैक्टिक्स। ठीक है, मेकिंग इफेक्टिव यूज, जो रगेड जो ट्रेन है, जो ढक्कन की जो ट्रेन है ना, वो बड़ी पहाड़ी वेस्टर्न, इधर वेस्टर्न घाट्स हैं, बीच में प्लेन एरियाज है, फिर जो दूसरे हैं जंगल हैं। तो इसका फ़ायदा लेते हुए उन्होंने क्या है, गुरिल्ला वार लड़ी, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने फोर्टिफिकेशंस, उन्होंने बहुत सारे किले जो हैं बनाए, जैसे रायगढ़ का, प्रतापगढ़ के किले बनाए, जिन्होंने क्या, जिसने ताकत दी लड़ने के लिए। क्योंकि एक एट द एंड अगर आप लोग जो है इमोशनल एंगल छोड़ दो, हिस्ट्री में जब आते हो आपने, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ओके, तो आप देखोगे एक रीजनल पावर थी स्ट्रांग, तो कितनी हो सकती है। मराठा एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था, वो कितना वास्ट था, नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल और यहाँ साउथ इंडिया तक। तो उनके पास बेटर इक्विप्ड थे, बेटर ट्रेजरी थी, पैसा था, फौज थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी 100 साल से चला आ रहा है, 150 साल से जब मराठा है। तो मराठा एक छोटी सी रीजनल पावर थी, उन्हें जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वॉर थोड़ी लड़ सकते हैं ग्राउंड पे। तो उन्हें क्या चाहिए, गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स, क्योंकि उनके पास ना इतनी आर्मी है ना वैसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है अभी। ठीक है, उन्हें किले बनाए छोटे छोटे, टेरेन्स का फ़ायदा लिया वैसे। ठीक है, पिच बैटल थोड़ी लड़ सकते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत सारे किए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अष्ट प्रधान काउंसिल, जिससे क्या है गवर्नेंस होगी, इफेक्टिव गवर्नेंस होगी अपने एरिया की। इंट्रोड्यूस किए रेवेन्यू सिस्टम, जैसे चौथ है, सरदेशमुखी है, जिससे फाइनेंस करेंगे वॉर। मैं आपको बताऊंगा चौथ और सरदेशमुखी का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर उसने क्या किया, सटन यूनिटी, मतलब
कि मराठा आइडेंटिटी, जैसे नेशनलिज्म में लोगों ने जाके इंडिया का इतिहास पढ़ा कि वो इंडियन हैड जो ब्रिटिश ने डिस्टोर्ट कर दिया था। जैसे हमने नेशनलिज्म में जो है, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या है, एक सेंस ऑफ प्राइड जो अपने मुल्क की तरफ, कि हमारा मुल्क भी कोई कम नहीं है, ठीक है, हमें जो है इसमें प्राइड फील करना चाहिए। यही मराठा को भी, मराठा की आइडेंटिटी को इन्होंने रिवाइव किया कि वी आर अ वॉरियर। क्या है, हम एक वॉरियर कौम है, हम एक वॉरियर है, हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें मैंने बताया सर देशमुखी चौथ। और देखो चौथ क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं, ये बता देता हूँ, मैंने सोचा आगे जाके के लिए। चौथ जो होता है एक रेगुलर एनुअल, हर सालाना टैक्स 25% जो है वो टैक्स है किसी भी ज़मीन का जो प्रोड्यूस किया गया है, जो ज़मीन पे जो भी हुआ है पूरे साल में, उसका 25% जो है आपको स्टेट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये मराठा के एक्चुअली ये जो था, ये मुगल गवर्नमेंट के टाइम भी था, मुगल एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। जब मुगल एम्पायर से जो जागीर थी ना, जो स्टेट्स को दी गई थी, ये टैक्स जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, मनी अगेंस्ट, ये जब मराठा रूल में आए ना, तो मराठा जिन एरियाज़ पे डायरेक्ट रूल नहीं भी करते थे, वहाँ से भी 25% जो है वो टैक्स लेते थे एज ए चौथ। किस लिए, कि प्रोटेक्शन मराठा से, कि हम लोग तुम्हें इन्वेड नहीं करेंगे, तुम्हें 25% जो है चौथ देने पड़ेगी। दूसरी चीज़ है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो है एडिशनल 10% टैक्स है चौथ के ऊपर, ठीक है। जो मराठा के हेरिडेटरी रूलर्स होते थे ना, वो लेते थे 10%, ठीक है, एडिशनल टैक्स होता था, समझ गए। तो सबसे पहले किसने ये शुरू किया था, शिवाजी ने, चौथ और सरदेशमुखी। अब देखते हैं पेशवा के अंडर एक्सपेंशन। देखो शिवाजी की डेथ हो गई, तो पेशवा जो है वो हेरिडेटरी जो है, एक हेरिडेटरी पोजीशन होती थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर की मान लो पेशवा, वो बन गया डी फैक्टो रूलर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो बने, की फिगर है। अब पहले बने बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से लेकर 1720 के दौरान, इन्होंने जो है मराठा पावर को जो है औरंगजेब के मरने के बाद जो है वो बहुत हद तक कंसोलिडेट किया। 20 से 40 में आते हैं बाजीराव फर्स्ट। ये जो है इनकी मिलिट्री जीनियस और एक्सपैंड इन्होंने जो है ब्रिटिश जो मराठा इन्फ्लुएंस है वो नॉर्थ इंडिया तक, अटक से लेके कटक तक, मतलब उड़ीसा से लेके लाहौर तक, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी बताई। आपने वो मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें उनका थोड़ा सा दिखाया हुआ है, वो तो उन्होंने हिस्टोरिकल मूवी नहीं दिखाई है, तो उसमें फैक्ट जो है थोड़े डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, क्योंकि वो एक लव स्टोरी उन्होंने दिखा दी मस्तानी के साथ। बाजीराव की कोई बायोग्राफी थोड़ी थी वो, ठीक है, वो उनकी पार्ट ऑफ एक लाइफ बताई उन्होंने, ठीक है, एक लव स्टोरी उन्होंने बताई उनकी बायोग्राफी बताते तो वो तो अलग लेवल की बनानी पड़ती। वेरियस वॉर्स जो उन्होंने फाइट की, उनकी टैक्टिक्स, वो चीज़ें उन्होंने नहीं दिखाई उनकी। तो इनका जो बहुत बड़ा योगदान है बाजीराव का। फिर माधवराव आते हैं 1761 से 72 तक, ये स्टेबलाइज करते हैं एम्पायर को उनकी डेथ के बाद। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ना, इनका डिमाइज बन जाता है मराठा का। दे एक्चुअली अगर सोचा चाहे तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद दे नेवर रिकवर्ड, ठीक है। लेकिन फिर भी मराठा जो है एक डोमिनेंट स्टेट रही मिड 18th सेंचुरी तक, और नियरली जो है कंट्रोल किया हुआ थर्ड पार्ट, अराउंड 75% ऑफ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो ये डोमिनेट करते थे, ठीक है। ये हमने राइज देखा। अब देखते हैं फॉल ऑफ, क्यों मराठा एम्पायर का फॉल हुआ। देखो इंटरनल वीकनेसेस बहुत थी, फ्रैक्शनलिज्म, आपस में बटे हुए थे। जो मराठास के वेरियस चीफ थे, जैसे होलकर, शिंदिया, गायकवाड़ हैं, वो उन्होंने कमज़ोर कर दिया। आपस में वो लोग जो है उनकी खास नहीं बनती थी जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इरोड हो गया। लेक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, देखो पेशवा जो है वो लीड करते थे एम्पायर को, लेकिन रीजनल जो सत्रब्स थे वो कभी कभी इंडिपेंडेंटली भी एक्ट करते थे। जैसे ये होलकर से, शिंदिया से, गायकवाड़ है, कभी कभी बड़े इंडिपेंडेंटली एक्ट करते थे। तो एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी जो थी वो कम थी। फिर डिक्लाइन भी हुआ पोस्ट, मैंने आपको बताया था जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1771 में, तो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जहाँ लड़े, जहाँ इनको एक कैटास्ट्रोफिक डिफीट हुई बहुत बुरी तरीके से। मराठा रिकवर करने में एक डिकेड लगे, 10 साल से ऊपर लग गए। लेकिन वो जो है ना, ये इस लॉस ने ना बहुत हद तक उनकी मिलिट्री और उनका मोराल, जो उनकी हिम्मत हौसला था, वो तोड़ दिया था, टू बी ऑनेस्ट, समझे। फिर सीरीज ऑफ वॉर लड़ी,
फिर जो है ब्रिटिश इंक्रोचमेंट होने लगा 1775 से 1818 तक। एंग्लो जो मराठा वॉर स्टार्ट हो गई, एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई, और इसने यहाँ से शुरुआत हो गई एंड। पहली वॉर लड़ी जो 1775 से 82, जो स्लेटमैन मतलब कोई नहीं स्वर्गनेटी जीत पाया। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड। तो 1818 में जो है फाइनली ब्रिटिश ने इफेक्टिवली मराठा एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया और उनकी टेरिटरीज को जो है एनेक्स कर लिया। ठीक है, अब हम जो है डिटेल वाइज चलते हैं जो एंग्लो मैसूर, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर है, क्योंकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो हम वो चलते हैं। पहली वॉर जो फर्स्ट मराठा वॉर लड़ी गई, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा कन्फेडरेसी, मतलब जितने भी वो उनके चीफ थे वो उनकी कन्फेडरेसी में हुई अगेंस्ट। ये प्राइमरली ट्रिगर हुई बहुत सारे इंटरनल मराठा डिस्प्यूट्स की वजह से। ठीक है, ब्रिटिश का अटेम्प्ट था कि इनको इस इंटरनली एक्सप्लॉइट किया जाए, इनके अंदर जो है डिविजन्स पैदा की जाए ताकि हम एक्सपैंड कर सकें अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में। वॉर तो इनकंक्लूसिव थी, लेकिन ये इसने रेजिलियंस दिखाई मराठास की, और ब्रिटिश एम्पायर की लिमिटेशंस का भी पता चला। हम डिटेल में चलते हैं। अब कौन से मराठा के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे जो बैकग्राउंड बना पहली वॉर का, जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई। ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, डेट्स याद रह जाएंगी, लेकिन अगर आपको रीजंस पता हुए ना, कोई वॉर का बैकग्राउंड क्या था, वॉर का कोर्स ऑफ वॉर क्या था, कौन लास्ट में एंड रिजल्ट क्या, तब मजा आएगा। और ट्रीटीज कौन सी हुई, देखो 1772 में माधव राव फर्स्ट की डेथ हो जाती है। उसका नया जो छोटा भाई है नारायण राव, वो बनता है पेशवा। नारायण राव का मर्डर हो जाता है 1773 में, एक साल में, और एलिजिडली एट द इंस्टिगेशन ऑफ हिज अंकल। कुछ लोग ये बोलते हैं, कौन, रघुनाथ राव, जो बनना चाहता था पेशवा। अब रघुनाथ राव को देखना, ये बहुत बड़ा विलन दिखाया गया है मॉडर्न हिस्ट्री के मराठा कॉन्टेक्स्ट में। मराठा की जो नोबिलिटी थी और जो कौंसिल थी, जो बड़ा भाई कॉन्फेडरेसी जो थी, उसने अपोज किया। ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसी अपोज कर रही थी, और उनकी नोबिलिटी भी कि रघुनाथ राव को है ना, रघुनाथ राव को, इसलिए उन्होंने माधव राव सेकंड, जो नारायण राव का ये छोटा भाई जो है, किसका, पेशवा माधव राव का छोटा भाई था नारायण राव, उसके लड़के को, जो इन्फेंट था, जो बालिग भी नहीं था, उसको पेशवा बनाने की अंडर द रीजेंसी रघुनाथ राव को अपोज किया। अब क्या होता है, यहीं ब्रिटिश इन्वॉल्व। ब्रिटिश को जहां क्रैक दिखता है ना, वो उस क्रैक को बड़ा बड़ा करते तब तक जब तक वो पत्थर टूट ना जाए दो टुकड़ों में। रघुनाथ राव जो है वो ब्रिटिश की सपोर्ट मांगने लगा, क्योंकि उसको पेशवा नहीं बनाया, कि मुझे पेशवा की पोजीशन मिल जाए। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिखी कि अपना इन्फ्लुएंस जो है मराठा पॉलिटिक्स में घुसने की, डालने की। साइन करता है ट्रीटी रघुनाथ राव के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में। किसके साथ, रघुनाथ राव के साथ। कौन सी, ट्रीटी ऑफ सूरत। देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी मूवी चलेगी यहां पे। अब इन रिटर्न फॉर ब्रिटिश सपोर्ट, कि मुझे ब्रिटिश सपोर्ट चाहिए, रघुनाथ राव ने प्रॉमिस किया ब्रिटिश टेरिटरी इन सेल्सेट और बसीन की जो टेरिटरी है, और उसका रेवेन्यू जो है कंसेशन इनको दूंगा मैं, अगर तुम मेरा हेल्प करोगे पेशवा बनने में। इस ट्रीटी के अंदर, अंडर द ट्रीटी ऑफ जो सूरत है 1775 की, जो ब्रिटिश सिपाही थे, जो ट्रूप्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया रघुनाथ राव को। अर्ली स्क्रिमिश, अर्ली कुछ लड़ाई हुई, जैसे बैटल ऑफ अदर्स में ना, मिक्स रिजल्ट आया दोनों साइड्स के लिए, कोई खास रिजल्ट नहीं आया। मराठा रेजिस्टेंस। अब बरभाई जो कॉन्फेडरेसी थी, वहाँ पे एक बड़ा ही काबिल लीडर था महाजी शिंदे और नाना फडणवीस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उन्होंने रैली बिहाइंड किया। नाना फडणवीस कौन है, रेजेंट किसका, उनके इन्फेंट चाइल्ड का, वो रूल कर रहे हैं नाना फडणवीस उसकी जगह। इन्होंने रेजिस्ट किया ब्रिटिश इंटरवेंशन की, हमारी पॉलिटिक्स में क्यों कर रहे हो तो। मराठा ने डिसाइसिवली जो है वो ब्रिटिश को हरा दिया। बैटल ऑफ कौन, वडगांव, याद रखना, बैटल ऑफ वडगांव में ब्रिटिश को हरा दिया था 1779 में, और ये फोर्स किया रिट्रीट करने के लिए। अब क्या होता है कि डिफीट, ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है। हारने के बाद ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश जब हार जाते हैं तो या तो फटाक सी ट्रीटी करते हैं,
उन्होंने क्या किया, कंपेल ब्रिटिश को ये मजबूर किया गया साइन करने के लिए ट्रीटी ऑफ, और एग्री कर दिया गया कि वो अबेंडन, वो छोड़ देंगे रघुनाथ राव को, और अपनी जो जो टेरिटरी उन्होंने कैप्चर किया वो भी वापस करेंगे। ये ट्रीटी एक किस्म की बेइज्जती थी, ह्यूमिलेशन थी ब्रिटिश के लिए। उन्होंने मना कर दिया इस ट्रीटी को साइन करने से, ठीक है। दैट दे रिफ्यूज टू रेक्टिफाई इट बैक इन लंदन, लंदन से साइन होके आती थी। अब प्रोलॉन्ग स्टेटमेंट, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, स्टेटस को मेंटेन है, वॉर कंटिन्यू रही, दोनों साइड में से कोई भी किसी को भी कोई फायदा नहीं मिला, कोई डिसाइसिव एडवांटेज नहीं मिला। और महाजी शिंदे जो है ना, एक की मराठा लीडर निकल के आए, डिप्लोमेसी का यूज़ करें, मिलिट्री टैक्टिक्स का इफेक्टिवली यूज़ किया यहाँ पे। आउटकम आया एट लास्ट ट्रीटी ऑफ सेल्बाई निकला। ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो 1782 में जाके ट्रीटी कहाँ 79 से 82 3 साल बाद जाके वॉर कंक्लूड हुई साइन करने के साथ ट्रीटी ऑफ सेल्बाई, ब्रिटिश और मराठा के बीच। इस ट्रीटी का रिकॉग्नाइजेशन ये होता है कि माधवराव सेकंड जो है वो राइटफुल जो है पेशवा है। ब्रिटिश ने जो है रिटेन कर लिया जो थी एलिफेंटा केव, एक है एलिफेंटा आइलैंड है, और सेलसेट, ठीक है, बट बाकी सारी ट्रीटी जो टेरिटरीज थी वो वापस दे दी। रघुनाथ राव को पेंशन देकर वह उसको छोड़ दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। 20 ईयर का 20 साल के लिए पीस एस्टेब्लिश कर दिया गया एग्रीमेंट दोनों साइड्स के बीच में। मराठास चालू थे, मराठास नहीं सॉरी, ब्रिटिश बड़े दिमाग वाले थे, उन्होंने ये ट्रीटी जानबूझ के साइन की थी 20 साल की, क्योंकि उन्हें पता था इस वॉर से डिसाइसिव रिजल्ट नहीं आ रहा, मराठास अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की ताकि क्या किया, ये 20 साल में ये मैसूर के साथ जो है इस दौरान लड़ेंगे। फर्स्ट जो मैसूर वॉर हुई थी उसके बाद फर्स्ट इधर आ गई थी, ये मराठा वॉर हुई थी, और इसके बाद 20 साल के लिए मराठा दोनों साइड से कोई पीस एग्रीमेंट हो गया, तब तक ये जाके मैसूर से लड़ने लगे ब्रिटिश। लेकिन उसको छोड़ो, ट्रीटी ने बैलेंस मेंटेन किया दोनों साइड्स के बीच में, ठीक है, दोनों साइड्स के बीच में जो है बैलेंस मेंटेन किया। और ब्रिटिश ने शिफ्ट किया अपना फोकस कंसोलिडेट करने के लिए पावर बाकी जगह, मैसूर और कहाँ, बंगाल और मैसूर में, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अब क्या होता है, नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू, सॉरी एंग्लो मराठा वॉर शुरू होती है 1803 में से 5 के बीच में चलती है। फिर वही पहले हम बैकग्राउंड में देखें, इंटरनल राइवल, देखो माधव राव जो सेकंड है उनकी 1796 में हो जाती है डेथ, तो फ्रैक्शन स्ट्रगल फिर से शुरू हो जाती है मराठा कन्फेडरेसी में। अब कौन पेशवा बनेगा, जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, जो क्या है, अडॉप्टेड सन है किसका, रघुनाथ राव का। कौन रघुनाथ राव, जो ब्रिटिश के पास गया था कि मुझे पेशवा बनवाए मराठा से, इसका एक अडॉप्टेड सन है, वो पावर पे आता है, लेकिन वो बहुत वीक होता है और इतना मशहूर भी नहीं होता, क्योंकि पब्लिक पॉपुलैरिटी तब भी चाहिए होती थी जब डेमोक्रेसी नहीं होती थी। और जो बाकी राइवल मराठा चीफ थे, जैसे होलकर है, शिंदिया हैं, भोसले हैं, वो सुप्रीमेसी के लिए विद इन द जो कॉन्फ्रेंस है वो अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन होती है 1802 में। बाजीराव जो सेकंड हैं वो ये बाप की तरह बेटा भी, वो भी प्रोटेक्शन मांगने जाता है यशवंत राव होलकर से हारने के बाद बैटल ऑफ पूना में। किससे, ब्रिटिश से। फिर ब्रिटिश को इन्होंने खुद इन्वॉल्व किया अपनी लड़ाई में। ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और बाजीराव जो सेकंड है वो ब्रिटिश की सुजर्निटी एक्सेप्ट कर लेता है। अब ब्रिटिश को कंट्रोल मिल जाता है बहुत सी टेरिटरीज का इस ट्रीटी के बाद, राइट टू स्टेशन मराठा में, मतलब राइट टू स्टेशन ट्रूप्स इन मराठा लैंड, ठीक है, वो अपने अब यहाँ सिपाही स्टेशन कर सकते हैं, रख सकते हैं मराठा की टेरिटरी में। अब ट्रीटी ने जो है क्या किया, एलियनेट कर दिया बाकी मराठा लीडर को कि ये तो बड़ा गलत हुआ है, ठीक है। शिंदियाज हैं, होलकर से जो भोसलेज हैं, उन्हें ये गद्दारी दिखी मराठा इंडिपेंडेंस में, बिट्रेल लगा कि यार मराठा एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, कहाँ से आगे जो ब्रिटिश ट्रूप है वो आके बैठे हुए हैं। बात तो सही है ना, कोई तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा तुम्हारी ज़मीन पे, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे चाचे ताऊ की ज़मीन है, ठीक है, वो तुम्हारे पीछे बिना तुम भी उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो दूसरे को जाके बेच देता है, वो आके वहाँ बैठा हो, बोले तुम बोलोगे भाई पहला हक तो मेरा था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। इवेंट ऑफ वॉर कैसे शुरू होता है,
आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटी, देखो शिंदिया और भोसले जो है ना वो इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर देते, ट्रीटी ऑफ बसीन को, और डिक्लेयर कर देते वॉर ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब होलकर जो है, शिंदे और भोसले डिक्लेयर करते हैं, होलकर इनिशियली जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, बाद में इस कन्फ्लिक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। ब्रिटिश कैंपेन एंड विक्ट्री, देखो ब्रिटिश जो है लेड बाई कमांडर जैसे आर्थर वेलेस्ली जो लेटर ड्यूक बना था वेलिंगटन का, और जनरल जियार्ड लेक, बड़े ही काबिल, वेलेस्ली खासकर, आर्थर वेलेस्ली ये दूसरे का छोटा भाई है। अब क्या होता है, ये लॉन्च करते हैं सेम्यूटेनियस कैंपेन जो है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया का कैंपेन था आर्थर वेलेस्ली के हाथ में। यहाँ होती है बैटल ऑफ 80 जो 80 या 1803 में, यहाँ ब्रिटिश की जीत होती है और हरा देते कंबाइंड जो शिंदे और भोसले की फोर्स है। फिर 1803 में आरगांव में जो है बैटल ऑफ आरगांव में वेलेस्ली की फिर से जीत होती है और भोसले को भी हरा देते, फिर से सरेंडर कर देता है भोसले, ठीक है। फिर नॉर्थन इंडिया की कैंपेन जो जनरल लेक के हाथ में है वो बैटल ऑफ दिल्ली होती है 1813। ये जो है शिंदियास को डिफीट करता है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, मुगल एम्पायर शाह आलम को एज ए ब्रिटिश पपेट यूज़ करता है। बैटल ऑफ लसवारी में भी फिर डिसाइसिव विक्ट्री होती है, शिंदिया डिफीट करता है शिंदियास को, है ना, और फर्दर कंसोलिडेट कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया को ब्रिटिश के लिए। देखो सीरीज ऑफ वॉर हो रही है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है ब्रिटिश के हक में। 1804 से 1805 में जो है ब्रिटिश रेजिस्टेंस होता है, होलकर फोर्सेस जो है वो दोबारा रीग्रुप करती है, फिर से काउंटर अटैक लॉन्च करती है। भरतपुर में सीज होती है 1805 में, ब्रिटिश जो हार जाते हैं कैप्चर करने से भरतपुर फोर्ट, और ये दिखाता है लिमिट जो है ब्रिटिश फोर्सेस की। फिर प्रोलॉन्ग गोरिल्ला वारफेयर होता है, इससे क्या होता है ब्रिटिश का मोनूमेंट टूट जाता है। आउटकम वार का आता है ट्रीटीज और टेरिटोरियल लॉस। देखो वॉर खत्म होती है, सीरीज ऑफ ट्रीटीज जो हैं वो साइन की जाती हैं जिससे मराठा की पावर को और कमज़ोर किया जाता है। ट्रीटी ऑफ दाऊगांव जो होता है, दिगांव, जहाँ भोसले जो है बहुत बड़ी अपनी टेरिटरी जो है वो दे देते हैं इंक्लूडिंग उड़ीसा। किसको सिसीड करनी पड़ी? ब्रिटिश को। सूरज और अर्जुन गांव की ट्रीटी में जो है शिंदिया जो अपनी नॉर्थ इंडिया को जो है इंक्लूडिंग दिल्ली और आगरा को ब्रिटिश को ससीड करते हैं। अच्छा, राजपुर घाट में जो है होलकर सबमिट करते हैं ब्रिटिश को। तो इसका आउटकम क्या है? ब्रिटिश को फायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। मराठा इंपैक्ट, ब्रिटिश कन्फेडरेसी जो है लॉस कर देती है अपनी यूनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब वो एक साथ भी नहीं है। ब्रिटिश डोमिनेट पावर बन जाती है इंडिया में, कंट्रोल कर रही है वास्ट टेरिटरीज इंक्लूडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द क्या वीकेंड मराठा स्टेट। अब वो इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? वॉर डोमिनेट करता है कि ब्रिटिश की जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है, पर्टिकुलरली जो उनकी आर्टिलरी है और ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, वो कमाल की होती है, ये सामने दिख जाता है। मराठा चीफ जो है कुछ लोकल कंट्रोल तो अपने हाथ में रखते हैं फिर भी, बट अब वो सब्जर्वेंट हैं ब्रिटिश को, मतलब उनके अंडर काम कर रहे हैं एक किस्म का। छोटी छोटी टेरिटरीज अपने हाथ में अभी भी है इनके, ठीक है। ये सारा आउटकम आता है थर्ड जो सेकंड वॉर होती है एंग्लो मराठा वॉर, जो 1803 से चलती है 1805 तक। एट लास्ट जो थर्ड वॉर आती है जो 1817 से 1818 तक चलती है। कमजोर तो कन्फेडरेसी पहले से हो चुकी है, जो एक साथ मिल के पहले करते थे। ब्रिटिश मराठा जो पूरी तरीके से जब फ्रेगमेंटेटेड है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं दोबारा, जो शिवाजी ने 100 साल पहले इकट्ठे किए थे। मराठा चीफ्स जो हैं जैसे शिंदियाज हैं, होलकर है, भोसले हैं, गायकवाड़ हैं, उन्होंने अपनी टेरिटरी और पॉलिटिकल लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ब्रिटिश कंटिन्यूसली एक्सपेंशन और प्रोवोकेशन कर रहे हैं। रीजनल पावर मैसूर को डिफीट करने के बाद, सिख को डिफीट करने के बाद ब्रिटिश अब घूमते हैं उनका अटेंशन जो मराठा की इंडिपेंडेंट स्टेट है कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। ब्रिटिश इंप्लीमेंट करते हैं अपना सब्सिडरी अलायंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम कॉन्क्वेस्ट ख़त्म कर लेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर जो होती है, जो क्या करती है इंडियन स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लेती है। सब्सिडरी अलायंस क्या होती है वो हम समझेंगे आगे, अभी आप इतना ध्यान रखो सब्सिडरी अलायंस। पेशवा बाजीराव सेकंड का रिजेंटमेंट, देखो पेशवा बाजीराव सेकंड जो है ये एक नॉमिनल लीडर है मराठा के अंदर। ये लॉस जो है उसका इनको बड़ा उनके मतलब एक रह जाती है कसक, और जो ऑटोनॉमी ट्रीटी ऑफ बसीन के अंदर इन्होंने खोई, क्योंकि ये तो अपनी ताकत खो चुके हैं पूरी तरह से, सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ चुके हैं। और जो हॉस्टिलिटी डेली बढ़ रही है, जो रेबेलियंस हो रहे हैं लोगों के ब्रिटिश के अथॉरिटी के खिलाफ, वो एक प्राइमरी कॉज बन गया थर्ड वॉर का ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है।
मेजर इवेंट्स वॉर में क्या होते हैं, देखो आउटब्रेक, देखो 1817 में बाजीराव सेकंड जो है वो अटैक कर देता है ब्रिटिश रेजिडेंसी में पुणे में, ठीक है, अटैक कर देता है ब्रिटिश रेजिडेंसी पुणे में, सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ वॉर। साइमल्टेनियसली उसी वक्त बाकी जो मराठाज जो हैं, भोसले हैं नागपुर के और होलकर्स हैं जो इंदौर के, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं इस रेजिस्टेंस को। अब होती है बैटल खड़की में, खड़के में बैटल होती है पुणे के नज़दीक, और ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाते हैं पेशवा फोर्सेस को हरा के, और ब्रिटिश जो है कैप्चर करते हैं पुणे को भी बाजीराव सेकंड से, और बाजीराव रिट्रीट कर देता है। फिर होती है बैटल कहाँ पे, सीता बुल्दी में। 1817 में भोसले की फोर्सेस यहाँ हरा दी जाती है, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। और इससे क्या होता है, ब्रिटिश हरा दे चुके हैं, हरा चुके हैं नहीं, इससे क्या होता है कि नागपुर को जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, नागपुर हो चुका है कैप्चर। भोसले भी हार गया, बाजीराव सेकंड हार गया जो पेशवा थे। फिर होती है मदनीपुर में बैटल, चंबल रिवर के पास, लेड बाय सर थॉमस हिस्लॉप, जो होलकर्स को डिफीट करते हैं। फिर से वही ट्रीटी होती है मडसापुर की साइन, जिससे होलकर को फोर्स किया जाता है ब्रिटिश के टर्म्स एक्सेप्ट करने पर। फिर कोरेगांव में होती है, यहाँ जो है लार्ज मच लार्जर जो मराठा आर्मी है वो एक खतरनाक लड़ाई लड़ती है। ये हीरोइक रेजिस्टेंस के लिए याद रखी गई है, बहादुरी के लिए ना, और ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं, ब्रिटिश ट्रूप्स के खिलाफ, और बहुत सारे जो हैं इंडियंस होते हैं उसमें ब्रिटिश। फिर होती है कैप्चुलेशन ऑफ, अब पेशवा बाजीराव सेकंड 1818 में सरेंडर करता है, उसको पेंशन दे के भेज दिया जाता है बितूर में, कानपुर के पास, और यहीं पे पेशवा अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया जाता है। बाकी चीफ जो है वो ब्रिटिश सुजर्निटी को एक्सेप्ट करते हैं, और ट्रीटी जो है क्या, ट्रीटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटीज़, मैंने आपको ट्रीटीज़ के बारे में समझाया है, डिफरेंट ट्रीटीज़ होती हैं और सुजर्निटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब थर्ड वॉर जो हुई, थर्ड मराठा वॉर जो हुई, उसके आउटकम्स क्या है। पहले तो मराठा एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म, मैसूर बंगाल की तरह। वॉर एंड होती है, मराठा कन्फेडरेसी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है। ब्रिटिश जो है वो अनेक्स कर लेता है पूरा सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, इंक्लूडिंग पुणे, नागपुर और इंदौर भी। ब्रिटिश का कंसोलिडेशन, विक्ट्री के बाद, जीतने के बाद ब्रिटिश जो है वो एक अनचैलेंज्ड रूलर बन जाती है इंडिया की, क्योंकि द लास्ट स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंगडम जो ब्रिटिश के जो है कंसोलिडेशन को चैलेंज कर सकती थी वो हो चुकी है अब खत्म। जो रिमेनिंग के ब्रिटिश रूलर जैसे शिंदे हैं, ग्वालकर के, गायकवाड़ हैं, वो प्रिंसली स्टेट्स बन जाते हैं ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर। प्रिंसली स्टेट का कंसेप्ट तो पता होगा आपको, ठीक है। फिर क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहीं से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एस्टेब्लिशमेंट होगा, जो आप आगे कई बार सुनोगे। ब्रिटिश जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ब्रिटिश आर रिकॉग्नाइज्ड एज मराठा टेरिटरीज, इनटू बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। मराठा लॉस्ट द वॉर, अब मराठा हार चुके हैं। बहुत सारे इंटरनल वीकनेसेस भी थे, एक्सटर्नल वीकनेसेस भी थे, जो हमने इस कोर्स ऑफ सीरीज में देखा है क्या क्या थे, है ना। अब क्या होता है, वो वीकनेसेस, इंटरनल वीकनेसेस जो हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि मराठा की कन्फेडरेसी जो है उसमें जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर नहीं काम कर रहे थे। जो मराठा ने वो अलायंस जो है, जो पावरफुल रीजनल लीडर थे, जैसे होलकर है, पेशवा है, शिंदे हैं, भोसले हैं, गायकवाड़ है, इनमें आपस में ही लड़ाई हो रही थी, आपस में फ्रैक्शन थे जिन्होंने कमज़ोर किया कलेक्टिव स्ट्रेंथ को। पर्टिकुलरली सेकंड और थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर, मराठा वॉर हुई क्या नहीं हुई। फॉर इंस्टेंट जब होलकर और शिंदे जो है लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, होलकर और शिंदे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, इंस्टेड के वो इकट्ठे होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में साइन की गई पेशवा बाजीराव सेकंड के ने, जो उसने भी जो एलाइनेट कर दिया मराठा लीडर्स को, और उन्हें जो है उन्हें एक बिट्रेल फील हुआ कि अपने ही लोग गद्दारी कर रहे हैं, है कि नहीं। वीक लीडरशिप दूसरी बात है। देखो महाजी शिंदे जो है ना 1794 में डेथ हो गई उनकी, और नाना फडणवीस की 1800 में डेथ हो गई, और मराठा के पास इन दोनों के बाद कोई इफेक्टिव लीडर आया ही नहीं। और पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो बड़े इनडिसाइसिव थे और ज़्यादातर ब्रिटिश पे ही रिलाई करते थे। इसकी वजह से उनकी जो अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इरोड हो चुकी थी। और रीजनल जो चीफ थे वो अपने पर्सनल पावर्स के लिए जो है वो पर्सनल पावर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे, ना कि कन्फेडरेसी की जो है कलेक्टिव इंटरेस्ट हो, अपने रीजनल इंटरेस्ट पे थे।
एक तो आउटडेटेड मिलिट्री प्रैक्टिसेस थी, जो मराठा की जो फोर्सेस थी वो ज़्यादातर उनकी काइवलरी और गोरिल्ला टैक्टिक पर रिलाई करती थी, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट अनइफेक्टिव है, क्योंकि ब्रिटिश के साथ मॉडर्न इन्फेंट्री, आर्टिलरी और डिसिप्लिन फॉर्मेशन होता था। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ही नहीं पाए। मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो इंट्रोड्यूस की ब्रिटिश की, उनके खिलाफ वो उसको टैकल ही नहीं कर पाए। वहीं ब्रिटिश स्ट्रेंथ देखो, सुपीरियर जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स, देखो मस्केट थी उनके पास, बेटर आर्टिलरी थी, एक डिसिप्लिन इन्फेंट्री थी जो ट्रेन की हुई थी यूरोपियन स्टाइल में। लीडर आर्थर वेलेस्ली जैसे लोग और जनरल लेक जैसे, जिन्हें मॉडर्न स्ट्रैटेजीज यूज की डिफीट करने के लिए एक लार्ज मिलिट्री को, मराठा आर्मीज को। और मराठा ज्यादातर ओट नंबर थे ओपन फील्ड बैटल्स में, जैसे बैटल ऑफ अस्सी और बैटलपुर मिदनापुर में ओट नंबर्ड हो गए। और डिप्लोमेसी का मराठा ने जो है वो एक्सप्लॉइट किया डिवीजन, जो मराठा कन्फेडरेसी के अंदर जो इनके अंदर जो भेदभाव किया, आपस में जो ये टूटे बिखरे हुए थे ना, एक दूसरे से नाराजगी थी, इन्होंने वो डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो उस चीज़ को इन्होंने जो है उस चीज़ को इसने क्या किया, वो मैंने बताया ना, एक क्रैक पड़ जाएगा तो ये दो टुकड़े कर देते थे, वो उस चीज़ को बड़ा एक्सप्लॉइट किया है। उन्होंने ट्रीटी साइन की इंडिविजुअल मराठा चीफ्स के साथ अपने एनिमीज को अलग अलग करने के लिए, जैसे बसीन की ट्रीटी ने अलाइनेट कर दिया सारे मराठास को। उन्होंने अलायंसेस का यूज़ किया, प्रोमिसेस दिया प्रोटेक्शन के लिए, है ना, जिसने मराठा यूनिटी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सुप्रीमेसी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत थे, क्योंकि उन्होंने मराठास को जो है, उन्होंने बंगाल जैसी प्रॉस्पेरस रीजन को जो है वो कॉन्कर किया होता इससे पहले 1757 में, तो वो मेंटेन कर सकते सप्लाई प्रोफेशनल आर्मीज का। वहीं मराठा जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, रिसोर्सेज इतनी थी ही नहीं, इरोड हो चुकी थी। फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, देखो ब्रिटिश फोर्स जो है उन्होंने अलायंस रीजनल पावर के निज़ाम के साथ, है ना, न्यूट्रल अलायंस कर ली थी, जिसने न्यूट्रलाइज कर दिया था मराठास को। ट्रीटी ऑफ बसीन जो है की टर्निंग पॉइंट था। मराठा पेशवा राव बाजे सेकंड जो था वो ब्रिटिश पे ऊपर ज़्यादा डोमिनेट था, जिसने जो है मराठा यूनिटी को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। ओके, लॉस ऑफ बैटल्स, देखो बैटल ऑफ अस्सी जहाँ क्रशिंग डिफीट मिला शिंदियास को और भोसलेस को। खड़की में भी फेलियर टू सस्टेन रेजिस्टेंस, देखो इनिशियल डिफीट के पास ना बहुत सारे मराठा चीफ्स ने क्या किया, सरेंडर कर दिया और ट्रीटी साइन कर ली, तो प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस जो था वो नहीं था। अगर लंबे अरसे तक रेजिस्ट करते ना, एक्सेप्ट एक केस है कि बैटल ऑफ कोरेगांव, उसको छोड़ के, तो शायद जो है ब्रिटिश की रिसोर्सेज भी डिप्लीट होती। डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर, तो मराठा वाज ऑलरेडी इन डिक्लाइन, डिफीट। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ऑलरेडी मराठा बड़े बिखरे हुए थे, जो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई, जिससे उनकी मिलिट्री और मोराल जो पूरी तरीके से टूटा हुआ था। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव शैटर हो चुका था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे था वो इनएफिशिएंट हो गया। जैसे ही जो है रीजनल चीफ्स ने जो है ऑटोनॉमी गेन की, तो एज इन होल एम्पायर जो है वो ऑलरेडी टूटा हुआ था। तो इस तरीके से जो है मराठा जो है, मराठाज को जो है कॉन्कर किया गया। डिवाइड, द बेस्ट एग्जाम्पल इफ यू विल सी इन द होल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट all around the world, not in India, the best example of divide and rule you can see in the three battles of Maratha, with Maratha. How the territories of Maratha were conquered? Simply divide and rule. Divide, rule, diplomacy. Diplomacy, divide, rule. DDR. Series of treaty. एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाया. The same he did in the Mysore. The same they did in Bengal. मीर कासिम को मीर जाफर के साथ, वही मैसूर में हैदराबाद और मराठा के साथ। तो ये था, ठीक है, मराठा। नेक्स्ट चलते हैं, कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। देखो सिंध एक छोटा सा चैप्टर था, मैंने इसलिए इसके साथ जोड़ दिया, टाइम लाइन में आगे आता है। सिंध को जो है ना वो 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी अकड़ इन अर्लियर 19th सेंचुरी, मतलब जो 1843 में एक्यूमुलेट हुआ। ये क्रिटिकल स्टेप था एक्सपेंशन का ब्रिटिश रूल का और सॉलिडिफिकेशन का कंट्रोल जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और सिंध जो है वो लोकेटेड था प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, सिंध ये गुजरात के उस तरफ। ये रूल किया जाता था तलपुर मीर्स के द्वारा। अमीर्स होते हैं, मीर्स इनको कहा जाता है, जो एक सेमी इंडिपेंडेंट रूलर थे एक फ्यूडल सिस्टम में। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिंध, देखो सिंध लोकेटेड था इंडस रिवर के बैंक पे, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ये गेटवे का काम करता था, एक रास्ता था किसके लिए, सेंट्रल एशिया में।
अब ब्रिटिश को दिखा कि सिंध हम एक बफर स्टेट की तरह यूज़ करेंगे, बफर जोन की तरह, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा इंडिया की टेरिटरीज को किसी भी तरीके का कोई पोटेंशियल इन्वेजन जो अफगान से होगा या पर्शियन फोर्स करेगी अगर फ्यूचर में, और इंटरफेरेंस किसी भी यूरोपियन पावर का, पर्टिकुलरली अगर रशिया इन्वेड करेगा तो हम बफर स्टेट की तरह सिंध को यूज़ करेंगे अपनी इंडियन टेरिटरीज को यूज़ बचाने के लिए। प्लस इसके कमर्शियल इंटरेस्ट थे, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो सिंध की बड़ी फर्टाइल लैंड्स थी और इंडस रिवर जो है एक पोटेंशियल ट्रेड का जरिया भी था, जो ये इकोनॉमिकली भी बड़ा अट्रैक्टिव रीजन था। अब ब्रिटिश को लगा कि अगर हम सिंध पोर्ट को कब्जा करेंगे, जैसे कराची का है, तो हमारी नेवल और कमर्शियल पर्पसेस भी तो होंगे, हम ट्रेड कर सकते हैं, हम नेवल सुप्रीमेसी से यहाँ के एरियाज कंट्रोल कर सकते हैं। तो तालपुर सिंध जो है तालपुर डायनेस्टी की जगह रूल किया जाता है, जो डिवाइड थी 3 ब्रांचेस में, हैदराबाद, किरपुर, या ये हैदराबाद पाकिस्तान वाला याद रखना, और मीरपुर। तालपुर जो मीर थे या अमीर थे, वो थोड़े कमज़ोर थे और इंटरनल अलायंस पे जो है डिपेंडेंट थे, ट्राइबल लॉयल्टी, और ये वर्नरेबल बड़े थे एक्सटर्नल अगर फोर्स था। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कैसे स्टार्ट होता है, की इवेंट जो लीड करते हैं कॉन्क्वेस्ट को। देखो अर्लियर ब्रिटिश जो है वो अपने ट्रेड रिलेशनशिप सिंध के साथ लेट 18 सेंचुरी में एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। 1932 में ये इनके साथ साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉमर्स, किसके साथ, तालपुर मीर्स के साथ, जो अलो करेगा ब्रिटिश के जहाज़ों को नेविगेट करना। इंडस रिवर में हम लोग ब्रिटिश जहाज नेविगेट कर सकते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ कॉमर्स के थ्रू। ब्रिटिश का इंटरेस्ट यहाँ राइज होना है, तो जो गवर्नर जनरल है ऑकलैंड, वो सिक्योर करता है ब्रिटिश को ड्यूरिंग फर्स्ट अफगान वॉर जब होती है 1839 से 42 के बीच में, हम आगे पढ़ेंगे, इंश्योर करने के लिए कि एक सेफ सप्लाई को, हमारा रूट जो है अफगान की जो कॉन्क्वेस्ट है उसमें जो है सिपाहियों को, फौज को जो है सेफ सप्लाई रूट लेने के लिए, वो स्ट्रेंथन होती है थ्रू ट्रीटी, जो ट्रीटी होती है 1839 में, जिसका जो अलो करता है ब्रिटिश ट्रूप को कि वो सिंध से गुजर सकते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए। प्रोवोकेशन पर देखो, जैसे ही अफगानिस्तान में डिबैकल होता है, जो डिजास्टर होता है, हार जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया। बुरी हालत होती है इनके अफगानिस्तान में, तो कंसोलिडेट करते हैं वो सिंध को। चार्ल्स नेपियर जो एक की जर्नल थे, जब वो उनको ये टास्क दिया गया कि सिंध का सबमिशन करना है, तो ब्रिटिश ने ये एक्यूज़ किया सिंध को कि वो वायलेट कर रहे हैं ट्रीटी को, और वो हार्बर कर रहे हैं हॉस्टिलिटी, ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, और इन्हें एक प्रीटेक्स्ट मिल गया कि इन्वेजन का, हम जो है इन्वेड करेंगे अब सिंध में, क्योंकि ये हमारी ट्रीटी के खिलाफ जा रहे हैं। बहाना बनाया, जो वो करते हैं हमेशा से, जैसे उसने अवध में किया, जैसे उन्होंने बाकी जगहों पे किया। तो कन्क्वेस्ट होता है 1843 का। बैटल ऑफ म्यानी जो 1843 में होती है हैदराबाद सिंध में, ब्रिटिश फोर्स जो चार्ल्स नेपियर के द्वारा जो है वो फेस करती है तालपुर आर्मी को, जो कि न्यूमेरिकली सुपीरियर होती है, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ा पुअर होता है, एज लाइक इन अदर वॉर फॉट इन इंडिया बाय ब्रिटिश, जहाँ वो वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं और सामने वाली फौज जो है वो कोऑर्डिनेशन उनका कमज़ोर होता है, क्योंकि दे आर इनशेंट इन देयर प्रैक्टिसेस। तो ब्रिटिश डिसाइसिवली डिफीट कर देती है तालपुर्स को, थाउजेंड्स ऑफ जो है उनको मारती है, किलिंग थाउजेंड्स एंड कैप्चरिंग हैदराबाद। बैटल ऑफ दुबू में 1843 में मार्च 24 में जो रिमेनिंग तालपुर फोर्सेज वो दोबारा रीग्रुप होती हैं, वो अगेन ब्रिटिश डिफीटेड बाय ब्रिटिश, और यहीं से एंड हो जाता है सिंध का रेजिस्टेंस। फॉलोइंग द विक्ट्री जो है चार्ल्स नेपियर डिक्लेयर करते सिंध को पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और तालपुर अमीर्स को एग्जाइल में भेज दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और रिड्यूस कर दिया एक पावरलेस फिगर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, आउटकम और इंपैक्ट क्या है, ब्रिटिश रूल इन सिंध। देखो सिंध जो है उसे इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ दिया जाता है, जो मराठा टेरिटरीज को कॉन्कर करके बनाई थी। यहीं से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंध का स्टार्ट हो जाता है, और ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते बहुत सारे रिफॉर्म, इंक्लूडिंग जो रेवेन्यू सिस्टम चेंजेस लाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे और पोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन। देखो ये कन्क्वेस्ट सिक्योर करता है ब्रिटिश के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, तो ट्रेड रूट जो इंडस रिवर, कराची पोर्ट, ठीक है, और सिंध जो है एक की पार्ट बन जाता है इंडिया की इकोनॉमी का, ब्रिटिश इंडिया की इकोनॉमी, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और ट्रेड के रिलेटेड, क्योंकि पूरा नॉर्थ वेस्ट अब खुल जाता है इनके लिए, सेंट्रल एशिया। डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टेंस, देखो कन्क्वेस्ट जो है वो जो फ्यूडल ऑर्डर था वहाँ का सिंध का, वो पूरी तरीके से उसको तोड़ देता है, और बहुत सारे लोकल पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट, बहुत नाराज़गी जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ होती है।
बहुत बाहर जो है वो रिवोल्ट हुआ है, अपराइजिंग हुई है, रिवोल्ट हुआ है, लेकिन उनको जो है सप्रेस बहुत ब्रूटली किया गया ब्रिटिश के द्वारा। अब लेगेसी में जो है चार्ल्स नेपियर जो हैं, जो जिन्होंने लड़ी हैं वॉर, मैंने पीछे बताया, जो कन्क्वेस्ट का मेन पार्ट, जो इनको मेन क्रेडिट दिया जा सकता है सिंध की जो है कन्क्वेस्ट का, वो अपने मैसेज में जो है गवर्नर जनरल एलनबर्ग को ये जस्टिफाई करते हैं पीकावी, मतलब लैटिन में आई हैव सिंड, मैंने गुनाह किया है, रिफ्लेक्टिंग के मोरल एम्बिग्यूटी भी और इंपीरियल एम्बिशंस जो कन्क्वेस्ट के हैं उसमें मैंने गलत किया है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सिंध का कन्क्वेस्ट जस्टिफाइड था। मैसूर का हो सकता है क्योंकि टिप्पू ने प्रोवोक किया ब्रिटिश को, या मराठास का हो सकता है। इसमें तो एक ट्रीटी के वॉयलेशन पे उन्होंने सिंध का कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो उन्हें एक बहाना चाहिए था। ठीक है, अगर हम देखें ईयर 1832 में जब जो है ट्रीटी जो साइन हुई थी कॉमर्स और फ्रेंडशिप की, ब्रिटिश ने नेविगेशन राइट जो है, क्योंकि हम सिंध में जो है इंडस में जो है हम जो है ट्रेड कर सकते हैं, अपनी शिप्स विप्स चला सकते हैं। 1839 में जो है ट्रीटी ऑफ 1839 होती है, जहाँ ब्रिटिश ट्रूप्स को अलो किया जाता है कि वो सिंध से गुजर के अफगानिस्तान जा सकते हैं। ये ट्रीटी इनके साथ साइन की। ट्रीटी ऑफ मायनी में, बैटल ऑफ मायनी होती है 1843 में, ब्रिटिश डिफीट करते तालपुर को, हैदराबाद जो है कॉन्कर होता है। 1843 में बैटल ऑफ दुबू होती है, जहाँ पे फाइनली डिफीट किया जाता है तालपुर को और सिंध को पूरी तरीके से अनेक्स कर लिया जाता है। तो ये सीरीज ऑफ वॉर के 2 वॉर्स होती हैं, 2 ट्रीटीज होती हैं, और सिंध जो है अपने कब्जे पे आ जाता है। एक वॉयलेशन, पहले ट्रीटी की जाती है, फिर बहाना बनाया जाता है कि इस ट्रीटी का वॉयलेशन हुआ है, उसलिए सिंध को कैप्चर कर लिया जाता है। सिंपल इज दैट, नो हाई बाय। ओके, तो बहाना बना। तो हमने आज देखा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में क्या मराठा का कैसे कॉन्कर हुए, कैसे सीरीज ऑफ वॉर लड़ी, कैसे ट्रीटीज हुए। ठीक है, और सिंध। ठीक है, पिछले में हमने देखा था मैसूर और बंगाल। नेक्स्ट हम जब चलेंगे तो हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट में, तीसरे लेक्चर में ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ सिख करेंगे, पंजाब का, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान का करेंगे। ओके, फिर हम लोग जो है नेपाल का करेंगे लास्ट में। नेपाल, बर्मा, और कोई बचता है? नेपाल और बर्मा ही बचता है। नेपाल, बर्मा और भूटान, यही बचते हैं ना 3। तो ये 3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चौथे में। तो हमारा जो है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग बाकी चीज़ें जो है आगे चलते रहेंगे, जैसे जैसे प्लानिंग वैसे वैसे करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है आप जो अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री का आप देखना है, बाकी लेक्चर्स भी देखने हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में, जाओ पेज के, जो यूट्यूब पेज है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा दिख जाएगा, उसमें मैं टाइम टू टाइम ऐड करता रहता हूँ। ठीक है, और साथ साथ में चल रही है इन्वायरमेंट 2-4 दिन में इन्वायरमेंट जो है पूरा खत्म हो जाएगा। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली शुरू से लास्ट तक किया है, उसको अवेल करना है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, इन्वायरमेंट का बना हुआ है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट सेक्शन में इंडियन पॉलिटी के नाम से कॉम्प्रिहेंसिवली फ्री कोर्स है, पूरा 70+ लेक्चर्स, इसके भी 20+ लेक्चर आएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री तो अभी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है। अभी 14-15 लेक्चर्स मैंने अभी वहाँ अपलोड कर दिए, 1 आवर के भी हैं, 30 मिनट के भी हैं, 50 मिनट्स के भी हैं, 20 मिनट्स के भी हैं, जैसे जैसे टॉपिक से वैसे वैसे है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। फिर जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो हम कौन सी जो है नेक्स्ट कोर्स करेंगे। एनसीईआरटी कोई भी देखनी है वहीं जाके देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शंस में सबकी प्लेलिस्ट इंडिविजुअली बनी हुई है। ओके, रिवाइज करना तो भी कर लो, वहीं से नोट्स चाहिए वो बता देना मेरे को, और कोई भी अगर दिक्कत है, परेशानी है, कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट में बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू, गुड बाय।